हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स 4। आज का जो टॉपिक है वो 11th फिजिक्स एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन का है। रुको रुको, जाना नहीं। हम इसके अंदर चैप्टर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को डिस्कस करेंगे। आज के जो वीडियो के टॉपिक्स हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, उसके बाद फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, उसके बाद जो थर्ड टॉपिक है वो हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, उस चीज़ के ऊपर है। जो चौथा है वो स्पीड एंड वेलोसिटी का टॉपिक है। और पांचवा जो टॉपिक है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक्सरसाइज है। इसके अंदर हम जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, फर्स्ट जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स बेसिकली क्या है? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ फोर्सेज एंड मोशन ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप इज कॉल्ड मैकेनिक्स। तो बेसिकली मैकेनिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम मोशन को कंसिडर करते हैं या मोशन जो होता है उससे रिलेटेड स्टडी करते हैं। इस मोशन से जो एनर्जी आती है, इसका किसी पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन हुआ, इंटरेक्शन मीन्स फोर्स लगाया इसने, तो उन फोर्स की स्टडी करते हैं। तो ये हमारी ब्रांच मैकेनिक्स की कहलाती है। ये देखिए, आगे की बात करते हैं। तो मैकेनिक्स के दो ब्रांचेज आती हैं, एक होती है स्टैटिक्स और एक होती है डायनेमिक्स। बेसिकली स्टैटिक्स मतलब क्या होता है? रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है और उस रेस्ट की हम स्टडी करें, तो इसको कहा जाता है स्टैटिक्स। तो देखिए इसमें नीचे लिखी डेफिनेशन, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगी उसकी स्टडी करना है। मतलब रेस्ट पे है तो उसकी एनर्जी कितनी है, एनर्जी निकालना, वो उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उस फोर्स की वैल्यू बताना, उस और जो किसी पार्टिकल से अगर इंटरेक्ट कर रही है, कोई एनर्जी का शेयर है तो उस चीज़ को बताना। बट किस पोजीशन पे? रेस्ट की पोजीशन पे। तो ये स्टैटिक्स कहलाती है। स्टैटिक इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्सेज इन इक्विलिब्रियम। अब देखिए, बेसिकली यहाँ पर एक वर्ड आया इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर फोर्स तो लग रहा होगा पर जो नेट फोर्स है वो बैलेंस स्टेट में होगा। नेट फोर्स मतलब जो टोटल फोर्स होगा उसके ऊपर वो बैलेंस स्टेट में होगा। बैलेंस स्टेट में मतलब एफ नेट, मतलब दोनों फोर्सेस को ज़ीरो को कर देंगे। उसमें जो फोर्स लगेगा वो बेसिकली ज़ीरो के बराबर होगा, इसलिए इस स्टेट को क्या कहा जाता है? इक्विलिब्रियम। तो ऐसी ऑब्जेक्ट अगर मोशन भी कर रही हो और उस पर एफ नेट कितना हो? ज़ीरो के बराबर हो, तो उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं और वही हमारी ब्रांच स्टैटिक्स कहलाती है। स्टैटिक्स के बाद देखिए जो नेक्स्ट है वो है डायनेमिक्स। बेसिकली डायनेमिक्स क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फैक्टर विच कॉज द मोशन। तो बेसिकली अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो मोशन कर रही है, मोशन मतलब उसके पास वी वेलोसिटी हो या उसके पास स्पीड हो, तो मोशन की स्टडी करना बेसिकली हमारा कहलाता है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में मोशन की स्टडी करते हैं और डायनेमिक्स जो होगा बेसिकली वो एफ नेट की वजह से आएगा। यहाँ पर एफ नेट ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, मतलब इस स्टेट में ये इक्विलिब्रियम की स्टेट में नहीं होगी, तो उसको हम डायनेमिक्स कहते हैं। तो देखिए मैकेनिक्स हम समझ लिए कि ये एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन, एनर्जी, फोर्सेस, इन सब के बीच में रिलेशन स्टेबलाइज कर सके, उसको मैकेनिक्स कहते हैं। स्टैटिक्स बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे हो उस रेस्ट की स्टडी करना, वो हमारा स्टैटिक्स कहलाता है। और डायनेमिक्स में ऑब्जेक्ट मोशन में होगी, उसकी वेलोसिटी हो सकता है चेंज हो रही हो, उसके पास कुछ एक्सेलरेशन हो, तो ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये सब हमारे आज के टॉपिक हैं, हम इन सबको कवर करते हुए चलेंगे। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब मैं आपको अलग से स्लाइड में बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको इसके लिए थोड़ा सा कोऑर्डिनेट का आइडिया होना चाहिए। कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स मींस जो हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जैसे आपने 9th 10th क्लास में ग्राफ पढ़े हैं, एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करते थे और दूसरा वाई एक्सिस ड्रॉ करते थे। अब इसमें एक थर्ड एक्सिस जुड़ जाएगा जो हमारा होगा जेड एक्सिस, तो इसको बेसिकली कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है, सेंटर पॉइंट जिसको हम ओ बोल रहे हैं, जिसको हम ओरिजिन भी बोलते हैं, तो ये एक रेफरेंस पॉइंट होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टडी करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट हमें लोकेट करना पड़ता है। हम यहाँ से ऑब्ज़र्व करेंगे, तो ऑब्ज़र्वेशन पॉइंट जो है वो बेसिकली रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो ये जो एक्स वाई जेड मैंने बनाए कोऑर्डिनेट्स, ये बेसिकली हमारा फ्रेम है
और इस फ्रेम में जो इसका ओरिजिन पॉइंट है वो इसका रेफरेंस है, जैसे जहाँ से बैठ के हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। जैसे आप एग्जांपल के लिए सपोज कीजिए कि आप किसी रूम में बैठे हुए हैं, तो रूम बेसिकली 3 डायमेंशन होता है। 3 डायमेंशन के अंदर तीनों पार्ट्स आएंगे। तीनों पार्ट्स मतलब देखिए, इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखिए क्यूब बन गया। क्यूब मतलब एक हमारा रूम टाइप बन गया। अब ये रूम के अंदर देखिए, ये जो पॉइंट है ये हमारा ओरिजिन हो गया। पॉइंट को ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये हमारा ओरिजिन हो गया। इस डायरेक्शन में देखिए एक्स दिख रहा है, इधर से ऊपर की डायरेक्शन में वाई दिख रहा है, और यहाँ से आउटसाइड जो डायरेक्शन है वो बेसिकली जेड दिख रहा है। एक कोने को हम रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं। ऐसा सपोज कीजिए कि इस कोने में कैमरा लगा दिया और कैमरा किसी भी एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा। और वही हमारी ये एक्स वाई जेड बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाती है। देखिए अब हम डेफिनेशन पे चलते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिखिए, द रेफरेंस, एक सेकेंड, द रेफरेंस with respect to which the rest of motion of an object is studied is called frame of reference। तो बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक पॉइंट है जहाँ से हम सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब देखिए वापस स्लाइड पे चलते हैं। अब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है बेसिकली इसके दो पार्ट्स होते हैं, 2 टाइप्स की फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी इनर्शियल और एक होती है नॉन इनर्शियल। एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सेकंड वन इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम उसे बोलते हैं जो फ्रेम मोशन ना कर रही हो, ये फ्रेम जो हो वो रुकी हुई है। जैसे आपके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो कमरा रेस्ट पर है, हमारा रूम जो है रेस्ट पर है, तो ये जो कहलाएगी वो हमारी कौन सी फ्रेम कहलाएगी, इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम को बोलें तो हम इसमें जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, आइदर वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारी कांस्टेंट भी हो सकती है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको बोलेंगे जो या तो कंप्लीटली रेस्ट पर हो या मोशन कर रही हो, तो वेलोसिटी क्या हो उसकी कांस्टेंट हो, मतलब फिक्स वेलोसिटी से मूव कर रही हो। सपोज एक एग्जांपल, एक बस है, वो रोड के ऊपर बेसिकली कुछ इस तरीके से ट्रैवल कर रही है, बस ऐसे आगे की तरफ जा रही है। तो देखिए ये अगर हर बार 2 मीटर पर सेकेंड से चले, इसकी वेलोसिटी क्या हो, 2 मीटर पर सेकेंड हो, डायरेक्शन फिक्स हो। डायरेक्शन फिक्स हो मतलब किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में जा रही है, तो ये जो बस है ये हमारी इनर्शियल फ्रेम कहलाएगी। ये हमारी बस क्या कहलाएगी, इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि जो बस ट्रेवल कर रही है वो बेसिकली v वेलोसिटी से कर रही है। अब इसी को अगर हम किसी बाहर खड़ा कोई व्यक्ति है, कोई बाहर व्यक्ति खड़ा है, वो इसको ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, तो इसको ये दिखेगा चलती हुई। अभी चलती हुई दिखेगी तो इसके लिए ये जो इंसान है ये खुद भी एक इनर्शियल फ्रेम में हो गया, क्योंकि बिकॉज इंसान रेस्ट पे था। और उसके आगे जो बस चल रही है ये भी हमारी एक रेफरेंस फ्रेम बनाएगी, जिसको हम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बोलेंगे। तो बेसिकली जहाँ से ऑब्जर्वेशन किया जाता है उसे फ्रेम बोला जाता है। अब अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही हो या रेस्ट पर हो, तो वो हमारी फ्रेम इनर्शियल फ्रेम कहलाती है। अब नॉन इनर्शियल में थोड़ा सा सिनारियो अलग होता है कि ए फ्रेम तो ऐसी ही बनेगी, फ्रेम में कोई अंतर नहीं है, एक डायरेक्शन वाई होगी, एक डायरेक्शन जेड होगी और एक डायरेक्शन एक्स। एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन बन जाएंगी, पर ये जो है इसका वी जो है वो वेरी कर रहा होगा। वेरी मतलब बदल रहा होगा, वी कांस्टेंट नहीं होगा, इसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन की नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी, एक्सेलरेशन ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, तो इस फ्रेम को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम कैसे डिस्कस करेंगे, यही बस का एग्जांपल है। बस अंतर क्या है, अब ये बस जो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हुए चल रही है, मतलब इसकी वेलोसिटी फिक्स नहीं है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम कह देंगे। चलिए देखते हैं डेफिनेशन में। तो डेफिनेशन में देखिए इनर्शियल फ्रेम, इसकी डेफिनेशन, इट इज़ दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच आइदर एट रेस्ट, देखिए क्या तो या तो काय पे हो, रेस्ट पे हो, ऑफ इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब इसमें जो v होगा या तो ज़ीरो होगा या तो कांस्टेंट होगा। अगर v ज़ीरो है या कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी ऑब्जेक्ट का कितना होगा, उस स्टेट में ज़ीरो होगा। तो ये हमारी इनर्शियल फ्रेम कहलाती है। अब देखिए इनर्शियल फ्रेम की कुछ प्रॉपर्टी हैं, क्यों हम पढ़ते हैं, क्या ज़रूरत है इनर्शियल फ्रेम पढ़ने की, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए पहला, ऑल फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स आर फॉर्मुलेटेड इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो देखिए जितने भी फिजिक्स के लॉ हैं, हम अभी पढ़ें, बाद में पढ़ें, 12th में पढ़ें, 11th में भी जितने भी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ऑल लॉज आर वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम। मतलब फिजिक्स के लॉज जो हैं वो बेसिकली
इनर्शियल फ्रेम में वैलिड होते हैं। तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा देखिए, फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन सेम मैथमेटिकल फॉर्म इन द ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखिए सीधी सी बात, ऐसा समझ लीजिए कि हम अर्थ पे हैं, अर्थ एक इनर्शियल फ्रेम, हम मान ले रहे हैं कि वो रुकी हुई है, तो अर्थ क्या हुई, एक इनर्शियल फ्रेम। और हमने कुछ लॉज लिखे और वही लॉज कहाँ वर्क करेंगे, मून पे भी वर्क करेंगे, बिकॉज वो हमारे काय में लिखे हुए हैं, इनर्शियल फ्रेम में। खुद की रिस्पेक्ट में अर्थ को देखें तो अर्थ रेस्ट पर है, खुद की रिस्पेक्ट में देखें, क्योंकि हम लोग खड़े होकर अर्थ पे देख रहे हैं तो अर्थ हमें रुकी हुई दिखती है, रुकी हुई दिख रही है मतलब रेस्ट पे दिख रही है, तो ये एक इनर्शियल फ्रेम खुद के रिस्पेक्ट में है। इसी तरीके से मून घूमता हुआ दिख रहा है पर कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है, तो ये भी हम बोल सकते हैं एक इनर्शियल फ्रेम पे। अगर हम मून पे खड़े होकर देखेंगे तो मून भी हमारा इनर्शियल फ्रेम बनेगा, बट बोथ आर नॉन इनर्शियल। अर्थ भी नॉन इनर्शियल है और मून भी नॉन इनर्शियल है, बिकॉज ये रोटेशन मोशन करती है, और कोई भी रोटेशन ऑब्जेक्ट जो मोशन करेगी वो इनर्शियल नहीं होती, नॉन इनर्शियल होती है। तो हमें इनर्शियल वाले लॉस को नॉन इनर्शियल में चेंज करना पड़ता है। पर अभी का पॉइंट ये है कि अगर हम इनर्शियल फ्रेम की बात करें तो सारे जो फिज़िक्स के लॉज हैं वो इनर्शियल फ्रेम में ही वैलिड होते हैं, और एक इनर्शियल फ्रेम के वैलिड लॉस दूसरी इनर्शियल फ्रेम में पूरी तरीके से एप्लीकेबल होंगे। तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट देखिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जो न्यूटन्स लॉ हैं बेसिकली, जो 3 मोशन के लॉज दिए थे उन्होंने, कि जो फोर्स है ज़ीरो होगा या मोमेंटम कांस्टेंट होगा, दूसरा फोर्स एफ ऑब्जेक्ट पे चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है, और तीसरा जो उन्होंने दिया था एक लॉज कि एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो तीनों लॉज इनर्शियल फ्रेम में ही चलते हैं। फोर्थ देखिए, टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन अ बॉडी इन अ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अ रियल फोर्स हैज़ टू बी अप्लाइड। अगर हमें किसी इनर्शियल फ्रेम को नॉन इनर्शियल में चेंज करना है तो यहाँ हमें इसे एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन जो प्रोवाइड होगा वो रियल फोर्सेस से होगा। रियल फोर्स मतलब जो हमने F इज़िक्वल्स टू एम ए पढ़ा, F इज़िक्वल्स टू एम जी पढ़ा, तो ये रियल फोर्स हैं। क्योंकि एक सेकंड टाइप ऑफ फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स बेसिकली प्रेजेंट नहीं होते पर एक इमेजिनेशन करवाते हैं कि यहाँ पर कोई फोर्स लग रहा है, तो वो स्यूडो फोर्स, स्यूडो को बेसिकली हिंदी में बोला जाता है आभासी। आभासी का मतलब क्या है कि वो फोर्स प्रेजेंट नहीं होते वहाँ पर एक इमेजिनेशन क्रिएट करवाते हैं कि वो फोर्स लग रहा है। तो ये स्यूडो फोर्सेज नहीं होना चाहिए। अगर इनर्शियल फ्रेम को नॉन इनर्शियल में कन्वर्ट करना है तो देयर मस्ट बी अ रियल फोर्स प्रेजेंट ऑन द इनर्शियल फ्रेम। तो ये हमारे इनर्शियल फ्रेम की बात हुई, ये 4 इसकी प्रॉपर्टी हैं। देखिए नेक्स्ट नॉन इनर्शियल फ्रेम पे चलते हैं। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम बेसिकली क्या है, इज दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच परफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन विद द रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होगा, किसी इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्स वाई और जेड का कैसा मोशन होना चाहिए, एक्सेलरेशन वाला मोशन होना चाहिए, मतलब एक्सेलरेशन नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर ये वाला मोशन है, या हम दूसरे वर्ड में बोलें वी वेरी कर रहा हो, वेरी कर रहा हो मतलब बदल रहा हो, चेंज हो रहा हो बार बार, तो इस इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये जो दूसरी फ्रेम ट्रेवल कर रही है जिसके पास एक्सेलरेशन है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगी। बेसिकली इनर्शियल रेस्ट पे होगी और नॉन इनर्शियल जो है वो मोशन में होगी। बेसिकली वो भी कैसे मोशन में होगी, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, एक्सेलरेटेड मोशन में होगी, वी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी इस केस में। तो देखिए ये भी दो, एक इसमें जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है ये बेसिक आप समझ गए इसका। अब इसी में आता है फिक्शनल। फिक्शनल मतलब जो लास्ट स्लाइड में समझाया, सूडो फोर्स। सूडो फोर्स मतलब वो लगते नहीं हैं पर एक ट्रीट करवाते हैं ऐसा कि वहाँ पर फोर्स लग रहा है। अब एक फोर्स जैसे बात करें हम कि जैसे ये ऑब्जेक्ट हुआ, देखिए ये ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, अब इसके ऊपर एक फोर्स लगाया F, पर इसके बैक डायरेक्शन में एक इमेजिनरी फोर्स लग रहा है जिसको हम फिक्शनल फोर्स बोलते हैं या फिर सूडो फोर्स बोलते हैं। जैसे आपने फ्रिक्शन का थोड़ा बहुत सुना होगा, तो फ्रिक्शन में क्या, किसी सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है, इस पर फोर्स लगा रहे हैं हम स्टिल, पर दिस डज नॉट मूव, ऑब्जेक्ट जो है हमारी मूव नहीं कर रही, तो इसके पीछे एक फोर्स लगता है जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। वो फ्रिक्शनल बेसिकली या फ्रिक्शन बेसिकली हमारा फ्रिक्शनल फोर्स ही होता है जिसको हम सूडो फोर्स बोल रहे हैं, एक एडिशनल फोर्स लग रहा है। तो ये बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं। देखिए डेफिनेशन पढ़ते हैं, अ फोर्स विच एक्चुअली डज नॉट एक्ट ऑन अ बॉडी but appears to be acting on the body due to its application frame of reference is called frictional force। तो ये हमारी बात हुई कि भाई सरफेस के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया बट इट डज नॉट मूव, पर फोर्स लगाया तो मूव करना चाहिए थी,
पर इट डज नॉट मूव बिकॉज देयर विल बी अ फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस बिटवीन ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स या फिर सूडो फोर्स कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स या सूडो फोर्स क्या होता है। किसी भी तरीके का अगर आपको डाउट हो लेक्चर में कहीं भी, तो आप कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो फिजिक्स से रिलेटेड, 11th फिजिक्स से रिलेटेड, 12th फिजिक्स से रिलेटेड और एडवांस कोई भी फिजिक्स से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बाकायदा कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा। अब देखिए थर्ड जो प्रॉपर्टी है, जैसे डायनेमिक्स पढ़ा हमने स्टैटिक पढ़ा, तो थर्ड वन जो है वो बेसिकली एक काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स क्या है? इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ फैक्टर। ये बेसिकली ऑफ है, तो इसको ऑफ कर लीजिएगा। इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन। तो मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच जो काय से डील करे, पूरा मोशन से डील करे। तो मोशन से जो डील करेगा उसे हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं। विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ फैक्टर, नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ बॉडी विच कॉज मोशन। तो देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करना वो डायनेमिक्स भी कहलाता है और काइनेमेटिक्स भी कहलाता है। डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स में बस इतना सा अंतर है, यहाँ हम कुछ फैक्टर को नेग्लेक्ट करके चलते हैं, जैसे नेचर ऑफ फोर्स। जैसे हम यहाँ फ्रिक्शन निकाल रहे थे, तो उस फ्रिक्शन वाले इफेक्ट को हम वहाँ पर नेग्लेक्ट करके चलेंगे, तो ये हमारा कहला जाएगा काइनेमेटिक्स। इसी तरीके से नेचर ऑफ द बॉडी, नेचर कैसा है बॉडी का, उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इन सब सिनारियों को हटा के चलेंगे तो उसे बेसिकली काइनेमेटिक्स बोलते हैं। तो ये हमारे इस पार्ट की बात हो गई। देखिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए अब आ जाते हैं इस पे। सबसे पहले आता है रेस्ट। रेस्ट बेसिकली क्या है? अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अदर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रेम विथ टाइम। तो बेसिकली क्या है, देखिए सबसे पहले हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना दे रहे हैं। यहाँ ये हो गई एक्स, ये हो गई वाई और ये हो गई जेड। ये इसका ओरिजिन हुआ। तो ओरिजिन बेसिकली क्या है हमारा? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट जिसे हम रेफरेंस फ्रेम बोल देते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट ये हुआ। अब देखिए मान लीजिए इस रिस्पेक्ट में, जैसे आप कमरे में बैठे होंगे तो एक कोने से किसी डिस्टेंस पर आपकी पोजीशन होगी। आप बैठे हैं तो आपकी क्या है? पोजीशन है। व्हेन दिस पोजीशन, जैसे आपका इसको नाम दे दे रहा हूँ मैं ए, तो ए जो है इसकी पोजीशन इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, तो उसे हम कंप्लीटली रेस्ट बोलते हैं। तो रेस्ट मतलब आप समझ गए होंगे कि व्हेन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑल्सो। यहाँ पे आप टाइम भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसके लिए दो ग्राफ बनेंगे, टाइम और वो जो पोजीशन ग्राफ है उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो बेसिकली पर टाइम के रिस्पेक्ट में रेफरेंस पॉइंट से किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए। और ये रेफरेंस पॉइंट जो हमने लिया है बस एक बार लेना है, हमें इसे बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए मोशन। मोशन की बात करें तो क्या है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अदर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और फ्रेम ऑफ टाइम। देखिए फिर से यही हमने कोऑर्डिनेट बनाया, यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ वाई कोऑर्डिनेट और यहाँ जेड कोऑर्डिनेट। ये इसका ओ पॉइंट है, ये उसका रेफरेंस पॉइंट हो गया। आप रेफरेंस पॉइंट खुद को भी सपोज कर सकते हैं, जैसे ये जो ए रखा था ना, तो ये हमारा खुद का भी रेफरेंस पॉइंट है। हम रेस्ट पे बैठे हैं तो इनर्शियल फ्रेम में। अब देखिए अब मोशन की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो इसकी पोजीशन है ये कुछ अलग कोऑर्डिनेट रख रही है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू अलग है, वाई की वैल्यू अलग है एंड जेड की वैल्यू अलग है। अब ये इस ए पॉइंट से सपोज कीजिए इस बी पॉइंट पे आ गई। देखिए आपको दिख रहा होगा इसकी पोजीशन क्या हुई है? चेंज हुई है। ए से बी आया मतलब पोजीशन क्या हो गई? चेंज हो गई। इसमें देखिए यहाँ पर जो पहले सेपरेशन था वो R1 सपोज है, दूसरा सेपरेशन क्या है? R2 है। ये पोजीशन चेंज हुई, तो इसी को हम कहते हैं मोशन। मोशन बेसिकली वेन एवर पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के हिसाब से भी अगर पोजीशन चेंज हुई तो उसे हम मोशन कंसिडर कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप अभी कमरे में घर में बैठे होंगे, आप अपनी कुर्सी से उठ के किसी सोफे पे जाके बैठ गए, तो ये आपका यहाँ पर दोनों जगह रेस्ट पर है। दोनों जगह यहाँ पर भी रेस्ट पर हैं क्योंकि पहले भी बैठे हुए थे, तो सोफे पे जाके बैठे तो भी रेस्ट पर हैं। पर देखिए इसके बीच ड्यूरेशन में, ये उठने से लेके वहाँ तक बैठने तक के टाइम को, जो आपको यहाँ से उठे, इस ए पॉइंट से उठे और जाके बी पॉइंट पे बैठे, इस बीच में ड्यूरेशन में आपने क्या किया है? मोशन किया है, क्योंकि पोजीशन आपकी क्या हुई है? चेंज हुई है। किसके रिस्पेक्ट में चेंज हुई है? टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हुई है, या किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपने घर के कोने के रिस्पेक्ट में भी चेंज हुई है। इसी को हम बोलते हैं मोशन। अब मोशन को देखिए
एक इसके लिए नोट है, एब्सोल्यूट रेस्ट मीन्स कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मोशन विच इज़ नॉट पॉसिबल, ऑल हेवनली बॉडीज आर मूविंग, एब्सोल्यूट मोशन इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट कंप्लीटली रेस्ट पे हो तो ये पॉसिबल नहीं है। हम भी रेस्ट पे नहीं है बिकॉज हम अर्थ पे बैठे हैं। अर्थ भी क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है। अब अर्थ रोटेशन कर रही है मतलब वो इनर्शियल फ्रेम में नहीं है और वो रेस्ट की स्टेट में नहीं है, दैट्स वाई हम भी रेस्ट की स्टेट में नहीं है। बट सर्कमस्टांसेस क्या हैं, हम अगर खुद के रिस्पेक्ट में देखें, जो इनर्शियल फ्रेम आपको बताया, वो इनर्शियल फ्रेम क्या है, किसी की भी रिस्पेक्ट में देख सकते हैं। तो अगर हम खुद की रिस्पेक्ट में अपने आप को देखें, हम काय पे हैं, रेस्ट में। पर हम किसी दूसरे की रिस्पेक्ट में देखें तो हम काय में होंगे, मोशन में। तो यही इसका पॉइंट है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कंप्लीटली रेस्ट की पोजीशन में नहीं होती है, हमेशा कुछ ना कुछ उसमें मोशन होता रहता है। और जो एब्सोल्यूट वो है रेस्ट, वो पॉसिबल नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ मोशन वहाँ पर होगा ही होगा। तो ये रेस्ट और मोशन की बात हुई। अब देखिए कुछ चीज़ें डिस्क्राइब करनी है, जैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत लार्ज डिस्टेंस से देखें या कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करे, हम किसी भी पॉइंट से उसको बता सकते हैं कि एक ए पॉइंट की कोई ऑब्जेक्ट है, इधर से इसने मोशन स्टार्ट करा, इस बी पॉइंट पे आके रेस्ट पे रुक गई, तो ये बेसिकली ये इसका क्या हुआ, मोशन हुआ। और हमने इसको कैसा कंसिडर कर लिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बड़ी थी, उसका साइज़ था, बड़ा था, पर उसने जो ट्रैवल करा वो लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करा, इसलिए हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट डिस्कस या फिर बोल सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ से अर्थ से सन को देखने की कोशिश करें तो बिल्कुल पॉइंट शेप दिखाई देता है। बाकी सन है तो बहुत बड़ा, पर दिखाई क्या दे रहा है, पॉइंट शेप दिखाई दे रहा है। उधर से जो लाइट आ रही है वो बहुत लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं, इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन। अब देखिए पॉइंट ऑब्जेक्ट में भी हम 3 तरीके के मोशन कंसिडर करते हैं। पहला होगा वन डायमेंशन मोशन। वन डायमेंशन मोशन बेसिकली क्या है, when a body is confined to move in a straight line is said to execute motion in one dimension। बेसिकली अगर ये ग्राफ बनाया, देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे इसमें एक्स वाई जेड, तो सिर्फ एक्स के अलोंग अगर मोशन हो रहा है या फिर सिर्फ वाई के अलोंग या फिर सिर्फ जेड के अलोंग अगर मोशन होगा, तो इसको हम बोलेंगे वन डायमेंशन मोशन। मतलब जब भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करे तो उसके दोनों जो पॉइंट हैं मोशन के वो एक स्ट्रेट लाइन में हों, तो उसको हम कहते हैं वन डायमेंशन मोशन। अब देखिए इसी तरीके से टू डायमेंशन में क्या है, व्हेन अ बॉडी परफॉर्म मोशन इन अ प्लेन एंड इट्स साइड वे मोशन इज नॉट इग्नोर्ड देन इट मोशन इज कॉल्ड टू डायमेंशन मोशन। तो टू डायमेंशन मोशन क्या है, इसी में एक्स और वाई, इसमें देखिए ऑब्जेक्ट ए से जाने लग जाए, कुछ इस तरीके से गई, इस तरीके में क्या है, एक्स भी बदल रहा है और बार बार वाई भी बदल रहा है। मतलब दो डायमेंशन, दो कोऑर्डिनेट चेंज हो, रेफरेंस फ्रेम के दो कोऑर्डिनेट चेंज हो, तो उसे टू डायमेंशन मोशन बोलते हैं। हम इसके लिए एग्जाम्पल क्या कंसिडर कर सकते हैं, बेसिकली जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन जो अपन उड़ाते हैं वो बेसिकली हमारा टू डायमेंशन मोशन है। किसी बॉल को हमने थ्रो करा, वो भी कैसा थ्रो करा, नीचे से ऊपर की तरफ, ये जो थ्रो करा है ये हमारा टू डायमेंशन मोशन के अंडर आता है। अब देखिए थ्री डायमेंशन मोशन, तो क्या है थ्री डायमेंशन मोशन, व्हेन अ बॉडी परफॉर्म मोशन इन स्पेस इज कॉल्ड थ्री डायमेंशन मोशन। स्पेस का मतलब बेसिकली ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ही है, एक्स वाई एंड जेड। देखिए एक्स वाई जेड, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से निकली और इसमें एक्स का भी चेंज हो, वाई का भी चेंज हो और जेड तीनों का चेंज साथ में आए, तो उसे हम थ्री डायमेंशन मोशन बोलते हैं। जैसे काइट हो गई, अगर हम पतंग उड़ाएंगे तो वो थ्री डायमेंशन मोशन के अंदर आएगी। सिमिलरली जो हमारी बटरफ्लाई होती है या हमारे बर्ड्स जो फ्लाई करते हैं, वो भी हमारा थ्री डायमेंशन मोशन के अंदर आता है। तो बर्ड्स जो फ्लाई कर रही हैं स्पेस में, हमारे एटमॉस्फेयर में, वो भी हमारा थ्री डायमेंशन मोशन है। जो गैस के पार्टिकल हैं, बेसिकली गैस पार्टिकल ऑल्सो हैव थ्री डायमेंशन मोशन इन द स्पेस, जब तक उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो ये हमारे थ्री डायमेंशन, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन की बात हो गई। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आया पोजीशन वेक्टर। देखिए पोजीशन वेक्टर, जैसे अभी मैंने आपको डिस्क्राइब करा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में मूव करे तो उसको हम कहते हैं पोजीशन उसकी ऑब्जेक्ट की। डिस्कस करते हैं इस पर, देखिएगा कि इस तरीके से हमने बनाया ग्राफ। देखिए ग्राफ है, ये एक्स है, ये वाई है और ये क्या है, जेड। यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है इस पॉइंट पर रेस्ट में है, तो ये ए इसकी पोजीशन हुई, इसके रिस्पेक्ट में, ओ के रिस्पेक्ट में। ओ के रिस्पेक्ट में जो जो पोजीशन लिखी है इसी को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर बेसिकली या वेक्टर क्वांटिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है
वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए हम उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं और डिनोट करते हैं आर से। आर इज़ द पोजीशन वेक्टर। तीनों डायमेंशन में लिख सकते हैं। सिर्फ एक्स के लिए लिखेंगे तो एक्स कंपोनेंट आएगा, सिर्फ वाई के लिए लिखेंगे तो वाई आएगा, और जेड के लिए लिखेंगे तो जेड आएगा। पर तीनों के लिए लिखते हैं क्योंकि इसकी तीनों में हो सकती है पोजीशन, एक्स में भी है, वाई में भी है और जेड में भी है। देखिए यहाँ इंटरसेक्ट करेगा तो एक्स, यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा तो वाई, इसी तरीके से बाहर कितने बाहर बैठा है तो वहाँ पर जेड का कोऑर्डिनेट आएगा। तो पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इट डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन, और वी कैन से फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट से किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी उसी को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। अब देखिए वेक्टर लगा दिया तो वेक्टर के पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है डायरेक्शन और एक होता है उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या है, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी कुछ लेंथ है, इसकी कुछ लेंथ है, तो ये लेंथ जो है ये लेंथ हमारी मैग्नीट्यूड कहलाती है। लेंथ ऑफ द पोजीशन या लेंथ ऑफ द पोजीशन, फाइनल पोजीशन टू रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड लेंथ और इट ऑल्सो कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो वहाँ से वहाँ तक की लेंथ को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अब डायरेक्शन जो होती है, इसकी जो पोजीशन वेक्टर हमने बनाया इसकी डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होगी। रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर था, यहाँ पर ए पॉइंट है, तो देखिए हमेशा डायरेक्शन इसकी क्या होगी, आउटवर्ड की तरफ होगी, मतलब बाहर की तरफ होगी, इसलिए इसको रेडियल डायरेक्शन बोलते हैं। ये पोजीशन वेक्टर हैज़ रेडियल डायरेक्शन। पोजीशन वेक्टर हैज़ रेडियल डायरेक्शन। अब बेसिकली रेडियल का मतलब क्या है कि आप कोई सर्कल ड्रॉ करेंगे, सर्कल से कितनी सारी रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं आप, तो ये आपने सर्कल ड्रॉ करा, इसका सर्कल से देखिए एक रेडियस इधर जा सकती है, एक इधर जा सकती है, एक इधर जा सकती है, तो इस सेंटर पे कोई डायरेक्शन नहीं है, सारी डायरेक्शन कहाँ है, आउटवर्ड है, इसी को हम बोलते हैं रेडियल डायरेक्शन। तो अब देखिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। द शॉर्टेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, देखिए दिख गया आपको द शॉर्टेज डिस्टेंस कहाँ से, रेफरेंस पॉइंट से और ओरिजिन से, इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलॉन्ग इन्फिनिटी, मीन्स इट्स डायरेक्शन ऑलवेज आउटसाइड अलॉन्ग द रेडियस। कोई भी किसी भी रेफरेंस पॉइंट के, आपने जैसे ये रेफरेंस पॉइंट बनाया, इस रेफरेंस पॉइंट के लिए या फ्रेम के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की जो लेंथ है वो पोजीशन वेक्टर कहलाती है और इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड। अब देखिए लिखते कैसे हैं इसको, आर से। अब आर जो है वेक्टर है तो इसके ऊपर इस तरीके से वेक्टर साइन बनाएंगे। अब वेक्टर साइन बनाया तो देखिए इसकी पोजीशन एक्स में है तो एक्स लिखेंगे, एक्स की डायरेक्शन को आई केप से लिखा जाता है, प्लस वाई, उस वाई में उसकी लेंथ है, और जे केप उसकी डायरेक्शन हो गई बाई की तरफ, और जेड बेसिकली जेड मैग्नीट्यूड इन जेड डायरेक्शन, एंड के विल बी द डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर ऑफ जेड डायरेक्शन। इस तरीके से पोजीशन वेक्टर लिखा जाता है। अब देखिए ये पोजीशन वेक्टर है तो वेक्टर में दोनों चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड भी है और उसकी डायरेक्शन भी है। तो मैग्नीट्यूड बेसिकली एक्स है, वाई है और जेड है। तो ये इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो लिखा जाता है रूट ओवर आई के साथ जो लिखा है उसका कंपोनेंट, जे के साथ जो लिखा है उसका कंपोनेंट, और जो के साथ लिखा है उसका कंपोनेंट, हमारा पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। पोजीशन वेक्टर की यूनिट होती है मीटर, हम मीटर लिखेंगे, और डायमेंशनल मीटर को डिफाइन करते हैं एल से। डायमेंशन का भी पूरा पार्ट मैंने वीडियो लेक्चर में कवर करा हुआ है। आपको डायमेंशन में किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो आप उस वीडियो को चेक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मीटर है तो डायमेंशन इसकी केवल एल होगी। तो ये पोजीशन वेक्टर की बात रही। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तो ये बात रही पोजीशन वेक्टर की। बेसिकली पोजीशन वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, आर के ऊपर वेक्टर जो होता है एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है या लेंथ निकालना है तो हम बेसिकली इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हमारी रही बात पोजीशन वेक्टर की। तो देखिए पोजीशन वेक्टर हमने डिस्कस कर लिया है, अब इसके आगे चलते हैं, क्योंकि हमारे पास पोजीशन ही काम में आएगी, क्योंकि हमें जब स्पीड पढ़ना है या फिर हमें डिस्टेंस पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, इसके अंदर ये पोजीशन वेक्टर ही काम में आता है। अब इसको 3 डायमेंशन में जनरलाइज इसलिए कर दिया कि 11th क्लास में ये 3 डायमेंशन जनरलाइज्ड होती है। 3 डायमेंशन के लिए तीनों के लिए निकालना पड़ेगी, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सब अलग अलग बातों को बताएगा। तो देखिए आगे चलते हैं, और आप पुरानी वीडियो प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरी वीडियो देखने की कोशिश कीजिएगा फिजिक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। आपके पास कोई डाउट अवेलेबल नहीं रह जाएगा, सारा यहीं कवर करवा दिया जाएगा। तो देखिए अब जो है बात डिस्टेंस पे आती है। डिस्टेंस बेसिकली क्या है, एक मिनट में इसको ऊपर कर लूँ। ये हमारी स्लाइड जम गई।
तो देखिए डिस्टेंस बेसिकली क्या है, द टोटल लेंथ और पाथ ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल और बॉडी इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ये ऑफ है, गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो देखिए बेसिकली डिस्टेंस क्या है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर थी पहले ए पर, किसी रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, कुछ भी हो सकती है, रेफरेंस फ्रेम वो खुद भी हो सकता है, जो ऑब्जेक्ट है हमारी वो खुद भी एक रेफरेंस फ्रेम हो सकती है। रेफरेंस फ्रेम मतलब उसकी इनिशियल पोजीशन को हम ओरिजिन कंसिडर कर सकते हैं। द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी ट्रीटेड एज ओरिजिन। तो ये जो एक ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट पे थी तो ये इसका ओरिजिन हो गया। इस ए पॉइंट से वो गई बी पॉइंट पर, इस बी पॉइंट पे गई, ए से इस बी पर गई, तो देखिए इसके पास जो जाने के लिए पाथ अवेलेबल हैं, या तो ये बिल्कुल स्ट्रेट चले जाए, या तो इस तरीके से घूम के जाए, या तो एक कोई भी रोटेशन करके कुछ इस तरीके से यूँ चले जाए। देखिए ये ऊपर वाले पाथ को मैं बोल रहा हूँ सी, ए सी बी, ये बीच वाला पाथ है ए डी बी, जो नीचे वाला पार्ट है वो बोल देना है ए ई और बी। तो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट के पास 3 पाथ हैं जाने के लिए, तो इन 3 पाथों में से ऑब्जेक्ट कुछ भी चूज़ कर सकती है, तो जिस भी पाथ को चूज़ करेगी वही उसका डिस्टेंस कहलाएगा। डिस्टेंस बेसिकली द लेंथ, पाथ लेंथ, क्या होता है डिस्टेंस, पाथ लेंथ, पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो पाथ फॉलो करके वहाँ लेंथ कवर करी गई है उसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक गया, देखिए यहाँ से यहाँ चला, इधर गया, तो देखिए इसमें जो है पाथ ज़्यादा कवर हो रहा है, अभी डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। इस पॉइंट पे देखेंगे ए सी वाले पे, ए सी बी के अलोंग जाए, इससे जाए सेकंड वाले पाथ से, तो इसमें डिस्टेंस थोड़ा सा कम है क्योंकि पाथ थोड़ा कम है। अब देखिए ए और बी को देखेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में पाथ सबसे कम होता है। ड्यूरिंग द मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन द पाथ लेंथ विल बी मिनिमम, तो पाथ लेंथ स्ट्रेट लाइन में सबसे कम होती है। और यही इसकी तीनों डिस्टेंस हो सकती हैं। ए से बी की डिस्टेंस शॉर्टेस्ट नहीं देखना, ये ए से बी की कोई भी डिस्टेंस हो सकती है, पाथ पे डिपेंड करेगी। तो पहला पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप कि डिस्टेंस डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा डिस्टेंस की बात हो गई। डिस्टेंस को बेसिकली हम एस से लिखते हैं, फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में डिस्टेंस रिटन इन एस, इसकी यूनिट जो होती है वो मीटर होती है। डिस्टेंस को हम एसआई यूनिट की बात करें तो ये मीटर होती है, बाकी हम इसको सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर किसी भी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं बस, लेकिन जो डिस्टेंस है बेसिकली काय में लिखी जाएगी, मीटर में लिखी जाएगी। और डेफिनेशन जो बनेगी डिस्टेंस की, एस इज इक्वल्स टू पाथ लेंथ, पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये बेसिकली हमारा एस की डेफिनेशन हो गई या डिस्टेंस की डेफिनेशन हो गई। दूसरा देखिए, दूसरा लिखा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ मूविंग बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन और द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बिटवीन टू पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो देखिए ये ऊपर जो डायग्राम बना था, जो ए हमारी पोजीशन थी वो इनिशियल पोजीशन थी, ये इनिशियल लिख दिया। जो बी हमारी पोजीशन है वो फाइनल पोजीशन है। ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में आया, पर सर्कमस्टांसेस क्या है, उसे अलोंग स्ट्रेट लाइन ही आना होगा, उसे अलोंग स्ट्रेट लाइन ही आना होगा। स्ट्रेट लाइन मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ मीन्स स्ट्रेट लाइन, और यही हमारा कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, जो भी डिस्टेंस वो ट्रेवल करे, शॉर्टेस्ट पाथ में ट्रेवल करे, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब देखिए डिस्टेंस की हमने बात करी थी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, देयर इज़ नो नीड टू टॉक अबाउट डायरेक्शन ऑफ दिस डिस्टेंस। डिस्टेंस की डायरेक्शन की बात करने की ज़रूरत हमें नहीं होती है, पर डिस्प्लेसमेंट में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। देखिए डेफिनेशन में लिखा है पर्टिकुलर डायरेक्शन। पर्टिकुलर डायरेक्शन बेसिकली क्या है कि उसको एक सर्टेन डायरेक्शन में जाना होगा। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, यहाँ पर देखिए ए पॉइंट, यहाँ पर मैंने बी पॉइंट लगाया। अब इन दोनों पॉइंट के बीच से बिल्कुल स्ट्रेट पाथ फॉलो करना है। कौन सा पाथ फॉलो करना है, स्ट्रेट पाथ फॉलो करना है। ये हमारा कहला जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और डायरेक्शन होगी इसकी इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी इक्वल्स टू इनिशियल टू फाइनल। तो देखिए इसमें ये से यहाँ पर आया, तो ये बी की पोजीशन है, पोजीशन को हम आर से लिखते थे, पोजीशन वेक्टर डिस्कस करा था थोड़ी देर पहले, पोजीशन को आर से लिखते थे। इसी तरीके से ए लिखा है तो इसको भी हम आर से लिखेंगे। इनिशियल पोजीशन है इसलिए R1, फाइनल पोजीशन इसलिए R2। तो बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट लिखा जाता है, डिस्प्लेसमेंट की जो जर्नलाइज डेफिनेशन आ जाएगी आपके पास,
डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल देन पोजीशन की इनिशियल और फाइनल पोजीशन का जो है बेसिकली डिफरेंस होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो डिस्प्लेसमेंट को एक तो एस वेक्टर से डिनोट करते हैं क्योंकि है तो ये डिस्टेंस ही, बट एक डायरेक्शन है इसके पास, और वो भी डिस्टेंस भी ऐसा है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो डिस्प्लेसमेंट को एस वेक्टर से लिखते हैं, जिसकी वैल्यू होगी R2 माइनस R1। ये बेसिकली हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R2 माइनस R1 हो गया। अब देखिए पोजीशन की यूनिट मीटर थी, पोजीशन की यूनिट, डिस्टेंस की यूनिट हमने मीटर पढ़ी थी, तो यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर है वो मीटर में, और उससे मीटर माइनस करेंगे तो द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, और दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो R2 माइनस R1 लिखना होता है। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है, वही इन दोनों का अंडर रूट में माइनस कर देंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड पर देख लेते हैं उसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका। एक सेकेंड, देखिए अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो लिखा था हमने, वो लिखा था एस वेक्टर, इसी को हम बोलते हैं डेल्टा आर। डेल्टा आर यहाँ पर क्या है, बेसिकली डेल्टा आर हमारा है चेंज इन पोजीशन। मोड नहीं लगाइएगा अभी, ये है चेंज इन पोजीशन। चेंज डेल्टा बताता है चेंज को, और किसके चेंज को बता रहा है, पोजीशन को। तो डेल्टा आर बेसिकली चेंज इन पोजीशन विच इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1। इस तरीके से लिखा जाएगा। ये हमारा पोजीशन वेक्टर यूनिट मीटर है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब इसी की अगर हम डिस्कस करें कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड को लिखा जाता है मॉड के अंदर। ये हो गया मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड मतलब जो उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू है, लेंथ वैल्यू है, वो कितनी है। इसी को अगर डेल्टा आर से भी डिफाइन करा है, तो डेल्टा आर के दोनों तरफ अगर मैं मॉड लगा दूं, तो ये भी हमारे मैग्नीट्यूड को डिफाइन करेगा, जो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, रूट ओवर R2 माइनस R1 देन इसका होल स्क्वायर। इस तरीके से हमें ये डिफाइन किया जाता है मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन जो होगी वो इनिशियल टू फाइनल होगी। तो यहाँ पे अपन उस पॉइंट को भी लिख देते हैं, डायरेक्शन विल बी इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। देखिए ये जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ बेसिकली, तो आप इसका PDF नोट भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसकी PDF डाउनलोड करके आप इसके लेक्चर के नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, साथ में लेक्चर भी बनाते जाएंगे। हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे 11th क्लास का, एक एक चीज़, एग्जाम्पल क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज क्वेश्चन, हर एक चीज़। तो ये हमारा है, इस तरीके से इसकी डायरेक्शन होती है। टॉपिक की तरफ चलते हैं। और दूसरी चीज़ देखिए कि अगर कोई भी मोशन अगर स्ट्रेट लाइन हो रहा हो, मोशन स्ट्रेट लाइन हो, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो डिस्टेंस ऑल्सो इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेट लाइन मोशन के टाइम पर हमेशा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होती है। बस एक कंडीशन ये याद रखिएगा कि डिस्टेंस अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है, कोई भी ए से लेके बी गए और सिर्फ उसने स्ट्रेट लाइन मोशन करा, स्ट्रेट लाइन मोशन में जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होती है। ये हमारे डिस्टेंस की बात हुई। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए इसमें कुछ डिफरेंस हैं। डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, इन दोनों में कुछ डिफरेंस, उन डिफरेंस पे बात कर लेते हैं। पहला देखिए, ये जो है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और क्या लिखा है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पोजीशन कोऑर्डिनेट। पोजीशन कोऑर्डिनेट मींस R2 और R1, वही पोजीशन कोऑर्डिनेट है हमारे, ऑफ द पार्टिकल इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। किसी भी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में पार्टिकल की पोजीशंस का डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और जो डिस्टेंस है इसके क्या है, इट इज़ द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द गिवन टाइम इंटरवल। किसी भी टाइम इंटरवल में जो भी उसने एक्चुअल पाथ फॉलो करा होगा वो हमारा डिस्टेंस। दूसरा देखिए, डिस्प्लेसमेंट में ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस में देखिए ये स्केलर क्वांटिटी होती है। थर्ड देखिए डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर नेगेटिव एक्सिस की तरफ कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा, जैसे मानिए ये नेगेटिव एक्सिस की तरफ ये मूव करा, दिख नहीं रहा होगा, देखिए नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ इसका डायरेक्शन है, तो ये ए से बी गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है। इस एट इस सॉरी एट दैट टाइम द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी नेगेटिव, द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी नेगेटिव। अगर पॉजिटिव एक्स में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगी, बट ज़ीरो भी होगी अगर वो अपन इस तरीके से माने सर्कुलर पाथ में फॉलो करा और उसी पॉइंट पे आके वापस रुक गया। इसको हम बोलते हैं बेसिकली हमारा
जीरो डिस्प्लेसमेंट, वो जिस पॉइंट से चला उसी पॉइंट पे आ जाए, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो ऑब्जेक्ट की तो वो जीरो डिस्प्लेसमेंट होता है। देखिए अब डिस्टेंस को देखते हैं तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस लेफ्ट तरफ जाए राइट तरफ जाए उसकी जो डिस्टेंस है हमेशा पॉजिटिव आएगी। और देखिए फोर्थ देखते हैं, द डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ पाथ फॉलोड। हम किसी भी पाथ से जाएं, किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे किसी भी पाथ को फॉलो करें, पर डिस्प्लेसमेंट जो होगी हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ होगी। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पोजीशन पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द पाथ फॉलोड। तो अब जिस पाथ से अगर ऑब्जेक्ट जा रही है, कौन सा पाथ उसने फॉलो करा है, उसके ऊपर पोजीशन डिपेंड करती है। मतलब यहाँ से आप बोल सकते हैं डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन फॉलोड पाथ, जिस पाथ से वो जा रही है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब देखिए नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे बी इक्वल टू और स्मॉलर देन द डिस्टेंस ट्रेवल। देखिए मैंने बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है बेसिकली वो हमेशा लेसर देन होगा और इक्वल्स टू होगा डिस्टेंस के। मतलब क्या है इसका, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस, बट अगर कोई दूसरा पाथ है तो डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा आएगी और डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम आएगा। इसका उल्टा यहाँ लिखा हुआ है कि एस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, जिसमें हमेशा डिस्टेंस जो है ज़्यादा होती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से। तो देखिए ये इसकी बात हो गई। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी वेलोसिटी स्पीड की बात कर लेते हैं। तो देखिए अब आ गया स्पीड, तो वही वाला पॉइंट याद रखिएगा आप लोग अभी जो डिस्कस करा अपन ने कि एक रेफरेंस फ्रेम होगी, रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में एक्स वाई जेड उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। यहाँ पर कोई पोजीशन ए है, इधर से ये बी पोजीशन की तरफ गया, किसी भी पाथ से जा सकता है, ये इस वाले पाथ से भी जा सकता है और इधर मतलब कोई भी पाथ वो चूज़ कर सकता है, किसी भी पाथ से जाए। पर इसमें अब हमें टाइम को भी कंक्लूड करना है, टाइम की वैल्यू भी कंक्लूड होगी। मान लीजिए ए जो पॉइंट है इस पर ऑब्जेक्ट 10 बजे था और बी पे जब पहुंचा उस समय टाइम हो गया था 10:50। देखिए इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ टाइम लगा, वो टाइम कितना है 50 मिनट। तो स्पीड जो है बेसिकली उसके अंदर टाइम भी इंक्लूड हो जाएगा। टाइम कैसे डिफाइन करा है, स्पीड इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम और द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज स्पीड। तो देखिए स्पीड क्या है, तो स्पीड बेसिकली इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस जो भी उनने ट्रेवल करा और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा। तो डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू या स्पीड विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए इसमें जो लिखा है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन से भी डिफाइन हो सकता है, पर इससे स्पीड नहीं आएगी, इससे वेलोसिटी आएगी। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। इधर नीचे टाइम इंटरवल, हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर टू कवर द पाथ। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम बेसिकली स्पीड होता है। तो स्पीड को देखिए यहाँ पर सेगमेंट जो है वो वी से लिखा जाता है। वी विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस को एस से लिखते हैं और टाइम को टी से लिखते हैं। तो ये हमारा एक फार्मूला बन गया जो स्पीड का फार्मूला हो गया। ये स्पीड का फार्मूला किसी भी टाइम पे लिखा जाता है, इसलिए इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड भी या स्पीड भी बोल सकते हैं। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ये हमारी आ गई स्पीड। स्पीड की अगर हम यूनिट की बात करें तो ये आएगी मीटर अपॉन टाइम को हम मेज़र करते हैं सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। और डायमेंशन की बात करें तो एल आ गया मीटर से, सेकंड डिवाइड में है ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो LT-1 विल बी द डायमेंशन ऑफ स्पीड। इस तरीके से डायमेंशन लिख दी। अब ये जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये आप याद रखिएगा। ये जो होती है वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अब आपसे बहुत सारे क्वेश्चनों में एवरेज स्पीड पूछा जाएगा, तो एवरेज स्पीड जो डिफाइन होती है बेसिकली वो इस तरीके से डिफाइन होती है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। इसमें हो सकता है इंटरवल ले लेके चल रही हो ऑब्जेक्ट, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। इस तरीके से एवरेज स्पीड डिफाइन होती है। उसके सफिक्स में हम ए वी लगा देते हैं, वी मतलब वेलोसिटी, ए वी लगा दिया मतलब एवरेज। या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, बी के ऊपर इस तरीके से बार, बार अकेला एवरेज को बताता है, तो बी बार बोलें, बी एवरेज बार बोलें। टोटल डिस्टेंस मान लीजिए उसमें पार्ट्स में कवर करा, S1 S2 S3 डॉट 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 SN। सब एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा समझते हैं, कोई घर से निकला, कुछ दूर जाके चाय की दुकान पर बैठ गया तो एक डिस्टेंस ट्रेवल करी, थोड़े दूर गया
नाश्ते की दुकान पे बैठ गया तो दूसरी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तीसरा गया। इस तरीके से अलग अलग टाइम इंटरवल T1 T2 और उनमें लगा टाइम इंटरवल हमारा एवरेज स्पीड कहलाता है। यूनिट वही रहेगी, ऊपर डिस्टेंस है तो मीटर और नीचे आ जाएगा सेकेंड। क्वांटिटी कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, डायमेंशन होता है LT-1। तो ये हमारा स्पीड हो गया। इसकी स्पीड के बाद देखिए जो नेक्स्ट है वो वेलोसिटी है। वेलोसिटी बेसिकली क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात आ गई, मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन में कौन लिखा जाता है, डिस्प्लेसमेंट लिखा जाता है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो कहलाएगा हमारा वेलोसिटी कहलाएगा। v से ही लिखते हैं बट ऊपर साइन क्या लगा देते हैं, वेक्टर। तो वेक्टर मतलब ये हो गई हमारी वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को भी हम काय में मेज़र करते हैं, मीटर में, तो ये आएगा मीटर अपॉन सेकेंड। अब देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और देखिए यहाँ से LT-1 विल बी द डायमेंशन फॉर्मूला। अब आगे की बात करते हैं। देखिए डिस्टेंस जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो राइट साइड में वेक्टर है, इट मीन्स ये वेलोसिटी भी क्या होगी, वेक्टर ही होगी। तो v जो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है। लिखते क्या है, s/t, वेयर s इज ऑल्सो वेक्टर। वेक्टर का मतलब बेसिकली उसके पास डायरेक्शन भी होगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी, इनिशियल टू फाइनल होगी। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टेड टूवर्ड्स इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इसकी डायरेक्शन भी कैसी है, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन है ऑन द लाइन ज्वाइनिंग। तरीके से अगर आपने लाइन ज्वाइन करी, ए पॉइंट इनिशियल था, बी पॉइंट फाइनल था, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी A to B। तो ये हमारी वेलोसिटी की बात हो गई। अब जैसे वहाँ पर एक पॉइंट डिस्कस करा था कि S जो है हमेशा, एस वेक्टर हमेशा छोटा और बराबर होगा एस के, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेसर देन और इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो यहाँ पर भी वैसे ही है, द वेलोसिटी ऑल्सो लेसर देन और इक्वल टू स्पीड। तो यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन हो जाए। जैसे हमने वहाँ एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखा, यहाँ पर हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, जो क्या बताएगी, v1 देन वेक्टर के साथ v2, या हम इसको डिस्प्लेसमेंट की टर्म में भी डिफाइन करें कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा। देखिए S1 वेक्टर साथ, S2 वेक्टर के साथ, डॉट 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 Sn डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस Tn। बेसिकली S1 S2 क्या है, डिस्प्लेसमेंट्स हैं डिफरेंट टाइम इंटरवल में। इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी को इस तरीके से निकाल सकते हैं। या दूसरा तरीका भी है कि दोनों वेलोसिटी को सम कीजिए, जितनी भी वेलोसिटी और उतने ही इंटरवल से उसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये भी हमारी वेलोसिटी को डिफाइन करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में इन दोनों में बीच में डिफरेंस है, पहला स्पीड है, दूसरा वेलोसिटी है। देखिए स्पीड क्या था, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज स्पीड। किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखेंगे आप लोग, ये हमारा स्पीड को बताएगा। पेन चेंज कर लूँ, ये जो आएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम बेसिकली स्पीड है, और जो वेलोसिटी है उसमें ऊपर जो आएगा वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखिए दूसरा, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है, और ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। थर्ड देखिए, द स्पीड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो वैल्यू। अगर लेफ्ट तरफ जाएगी, नेगेटिव एक्सिस में जाएगी तो नेगेटिव वेलोसिटी आ जाएगी, पॉजिटिव में जाएगी तो पॉजिटिव वेलोसिटी आ जाएगी, और अपने एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुई उसी पॉइंट पर वापस आ जाए इनिशियल पॉइंट पर ही, तो वेलोसिटी ज़ीरो होगी, बिकॉज देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन आर सेम। फोर्थ देखिए, द स्पीड बॉडी में बी इक्वल, जो आपको पॉइंट बताया था कि जो वेलोसिटी है वो हमेशा लेसर होगा और इक्वल होगा स्पीड के। तो ये बेसिकली कब होगा, जब स्ट्रेट लाइन हो। इक्वल कब होगा, जब स्ट्रेट लाइन हो, और ज़्यादा कब होगा, जब कोई भी पाथ फॉलोड हो रहा हो। वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि v जो वेक्टर है, मतलब वेलोसिटी ऑलवेज लेसर देन और इक्वल्स टू स्पीड। यही पॉइंट हमारा लिख रखा है ग्रेटर और लेसर के डिस्कशन में। ये बेसिकली स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सारों की बात हमने कर ली। तो एक इसमें नेक्स्ट देखते हैं, डिफरेंशिएशन हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि डिफरेंशिएशन भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंशिएशन आपको इसके लिए
सीखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास भी आप लोग मिस नहीं करिएगा, हम जिसमें डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, क्यों करते हैं, या डिफरेंशिएशन क्यों किया जाता है, इंटीग्रेशन क्यों किया जाता है, इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। और साथ में इस वेलोसिटी और स्पीड के कुछ क्वेश्चन पर भी चर्चा की जाएगी। तो देखते रहिए वीडियो को, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और साथ में आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपके उस डाउट को पूरी तरीके से क्लियर करूँगा। कोई गाइड करना चाहते हैं कि कुछ स्पीड ज़्यादा हो कम हो तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। पर पूरा देखने की कोशिश कीजिए, आपकी फ़िज़िक्स अच्छी हो जाएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।